जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज फिर एक सीरीज़ लेके आ गए हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम आरपीएफ का बहुत नज़दीक है और एएलपी का भी जो एग्ज़ाम है आपका असिस्टेंट लोको पायलट उसका भी बहुत नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आपका जीके जीएस आता है और आपको कम समय में जीके जीएस की तैयारी कैसे करनी है। और ये बच्चों, जो आप ये पेपर है, ये पीडीएफ है, ये आज से 6 साल पहले यानी 2019 में ये आ चुका है आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। और रेलवे के एग्ज़ाम की एक चीज़ तो बहुत अच्छी होती है कि उसका चाहे एएलपी का पेपर हो, चाहे फिर आरपीएफ का या फिर एनटीपीसी का पेपर हो, उसका जीके जीएस का जो लेवल होता है वो हर पेपर में सेम होता है। यानी इस एग्ज़ाम से भी आपको ये पता लग सकता है कि आपका जो आरपीएफ का एग्ज़ाम और आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम है उसमें जीके जीएस कैसे पूछने वाली है। ठीक है, ये किसी बच्चे की पीडीएफ है, हमने डाउनलोड किया है इसको, और इसमें जो जीके आ रहा है इससे आपको एक आइडिया पता लग सकता है कि किस प्रकार से आपको जीके की तैयारी करनी है। ठीक है, और साथ में ये भी देखते रहिए इस वीडियो के माध्यम से कि इस पीडीएफ में जीके में कौन कौन सा पोर्शन का कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, स्पोर्ट्स है, आपका करंट अफेयर है, और जो भूगोल है और अर्थशास्त्र, संविधान के कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, इसमें आपको मदद मिलेगी और कम समय में आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस तो बहुत अच्छे नंबर से आ रहा है, साइंस भी आ रहा है अच्छे नंबर से। तैयारी कैसी होनी चाहिए वो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पता लगेगी कि रेलवे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी तक रेलवे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता आ रहा है, इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पता लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं बच्चों। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है, खेल के संगठन में फिला फिला शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, खेल के संगठन में जो FILA फिला शब्द है यह किससे संबंधित है। तो क्या है, पानी पी लो या वजन उठाओ, या क्या बोलते हैं पानी पोलो या वजन उठाओ, या विंड सर्फिंग या कुश्ती। तो आंसर आपका आयोग ने माना है क्या, कुश्ती। ठीक है, तो कुश्ती में शब्द किया जाता है इस्तेमाल कौन सा, फिला, FILA। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान या चीन। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है भाई, चीन। ठीक है, देखिए जो चीन है ना वो कई मामलों में विश्व में आगे है। जैसे कोयला का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा चीन है, और आपको बता दें बच्चों इसका चाय का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा चीन है। और ध्यान देना बच्चों, गेहूं का उत्पादन करने में भी सबसे ज़्यादा कौन है, चीन है। और चावल का उत्पादन करने में भी सबसे ज़्यादा चीन है। ठीक है, ये ध्यान देना, चाइना सबसे आगे है। और बात करें भारत की तो देखो, भारत जो है ना वो जूट का उत्पादन करने में सबसे आगे है। जूट का उत्पादन करने में सबसे आगे है, आम का उत्पादन करने में सबसे आगे है। ठीक है, ये ध्यान देना। और हम बात करेंगे, अभी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ निकाला जाता है, तांबा यानी कॉपर, सबसे ज़्यादा तांबा। तो बच्चों वहाँ पर आपके दो देश होंगे, एक तो पेरू होगा और एक तो क्या होगा, चिली होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। कपास का तो चीन है, ये तो हम मानते ही हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि तांबा सबसे ज़्यादा किस देश में निकाला जाता है, तो भैया तांबा आपका निकाला जाता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा, पेरू में, और कहाँ पे, चिली में। ये दोनों के दोनों जो है साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला बढ़ते हैं, क्या बोलता है, फार्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज यानी पीला झंडा क्या दर्शाता है। ठीक है, जब फार्मूला वन रेस होती है तो ड्राइवरों को संदेश देने के लिए, महत्वपूर्ण निर्देश देने के लिए कुछ झंडों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके रंग अलग अलग होते हैं। तो जो पीला झंडा होता है उसका क्या मतलब होता है, गियर डाउन करना, ट्रैक से बाहर, या गियर अप, या खतरा, धीमा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भैया कि आगे खतरा है, आपकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, धीमा होनी चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें बच्चों, हमारे भारत में भी फार्मूला वन कार रेस एक बार हो चुकी है। हमारे भारत में फार्मूला वन कार रेस जब हुई थी सन 2010 में, तो वो हुई थी ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में। ठीक है, ध्यान देना, ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में ये रेस हुई थी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में फार्मूला वन रेस कहाँ होने वाली है। तो यहाँ पर कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बुद्धा सर्किट, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और इसी बुद्धा सर्किट में बच्चों मोटो जीपी रेस होने वाली है 2025 में। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में मोटो जीपी रेस यानी बाइक रेस होने वाली है। बाइक रेस होने वाली है। ठीक है, जो सुपर बाइक्स होती हैं उनकी रेस होने वाली है, मोटो जीपी रेस उसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो उत्तर हो जाएगा क्या भैया इसका, डी।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखो आपको पूरे भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य पता होने चाहिए, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूछता है। ठीक है, राज्य का भी पूछता है और पूरे भारत में कितने ये भी पूछता है। ठीक है, और हाल ही में कौन सा बना ये भी पूछता है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, जब भी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था और अब चला गया है उत्तराखंड में। अब इसका नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। पाखुपिला, खंतम या ओट्टम थेडल या चेरोकन। ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। पाखुपिला या खंतम या ओट्टम थेडल या चेरोकन। तो यहाँ पर आपका देखो उत्तर है ओट्टम थेडल। ठीक है, और पूछ ले कि भैया आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले भैया कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है भैया कुचिपुड़ी। ठीक है, ये ध्यान देना, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। ठीक है, और ये कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है। ठीक है, जब भी बात होगी बच्चों आंध्र प्रदेश की, तो ध्यान देना आंध्र प्रदेश से ही सन 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था, जो उस समय हमारा 29वां राज्य था। और तेलंगाना राज्य एक स्थलबद्ध राज्य है। आंध्र प्रदेश की जब भी बात तो होगी तो बच्चों यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध है, और ये नागार्जुन सागर बांध एक झील भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जब भी बात होगी तो ध्यान देना यहाँ पर दो झील और पूछता है, दो झील और पूछता है, पुलिकट झील और कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील और पुलिकट झील। और जो पुलिकट झील है और जो कोलेरू झील है, ये दोनों के दोनों बच्चों खारे पानी और लगून झील है। और जो ये पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में स्थित है, लेकिन हम आंध्र प्रदेश ही मानेंगे इसका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन है ये। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.54। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, केरल में है या गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में। तो पूरे भारत के जितने भी आपको बता दें, पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए सभी छात्र, और उसको पढ़ते जाइए, क्योंकि मंदिर भी पूछता है। जैसे आपका लेपाक्षी मंदिर ओडिशा में है, जैसे आपका लिंगराज मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर ये आपका कहाँ पे है, ये आपका ओडिशा में है। विश्वनाथ मंदिर ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और मीनाक्षी टेम्पल, जरा बताइए मुझे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं। बाराबती स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो बाराबती स्टेडियम जो है ये बच्चों ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है, याद रखना। और स्टेडियम की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 69। अब देखिए, ये तो जब 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन रेलवे में, तो 2018 का करंट अफेयर लिया गया था। अब चल रहा है कितना, 2024। अब 2024 में जो भी पेपर होंगे तो ये मान के चलिए 2022 और 2023 और 2024 ये 3 साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। और ये 3 साल के करंट अफेयर में जितने भी आपके स्पोर्ट्स हुए हैं और भारत ने जो पदक जीते हैं बच्चों, तो इसका करंट अफेयर जरूर याद कर लेना। 2023 में और 2024 में हुए ओलंपिक और वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप चाहे किसी भी प्रकार का वर्ल्ड कप हो, एशियाई खेल हो, इसको आप पढ़िए। और किस खिलाड़ी ने किस खेल में प्रदर्शित किया, कौन सा पदक लेके आए, ये बिल्कुल जानना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन तो बनेगा 100%। 2 या 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से जरूर होंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को पढ़ना जरूरी है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम और अंडमान निकोबार। तो भैया असम तो हमारा एक पूर्ण रूप से राज्य है ना, ये तो पता होना चाहिए आपको। और ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ध्यान देना। और सन 2019 में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे बच्चों। सन 2019 में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, और अभी वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए
कि जब हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश थे तो वो नए कौन से बने थे, और अभी अगर 8 हैं, अगर 8 हो गए हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है, ठीक है। और जब नए केंद्र शासित प्रदेश अभी बने हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा केंद्र शासित बन गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो लद्दाख है बच्चों, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हैं, और पूरे भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो लद्दाख है, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा भैया इसका उत्तर? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे भैया? लखनऊ में है, ठीक है। अब आप जरा मुझे बच्चों ये बताओ कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मुख्यालय तो बता दिया भैया कि इसका लखनऊ में है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आगे देखिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है बच्चों नियासिन, ठीक है। ध्यान देना, अगर खाली विटामिन बी पूछ ले, अगर खाली विटामिन बी पूछ ले तो इसका होता है कोबालामीन, ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन यहाँ पूछा कि B3 का क्या होता है, तो B3 का आंसर हो जाएगा आपका नियासिन, ठीक है। देख रहे हो, साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है। तो कुवैत की जो मुद्रा का नाम है वो है कुवैती डायनर, ठीक है। कुवैती डायनर, या इसको कुवैती दिनार भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको कुवैती दिनार भी बोलते हैं। ये कुवैत का जो है मुद्रा है। तो सभी देशों की मुद्रा आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद क्या है, ठीक है। वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह है, या पुस्तकों का संग्रह है, या हस्तशिल्प का संग्रह है, या इतिहास का संग्रह है, ठीक है। पहली बात तो आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो वेद हुए तो वो कितने वेद हुए? 4 वेद हुए, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और जो 4 वेद हुए वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं जो हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी देते हैं, और भारत के कम से कम आज से 4 से 5,000 साल पहले के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और जब भी हम बात करेंगे 3 वेद की, अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इनको वेद त्रयी कहा गया है। क्या कहा गया है? वेद त्रयी कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा गया है? वेद त्रयी कहा गया है, ठीक है। और ऋग्वेद का मतलब होता है वैदिक संस्कृत का भजनों का संग्रह, यानी ये यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि इन सभी वेदों में किसकी चर्चा की गई है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद की चर्चा की गई है, ठीक है। ध्यान देना, ऋग्वेद में आयुर्वेद की चर्चा की गई है, सामवेद में सोम रस और संगीत की चर्चा की गई है, यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ, प्रतिष्ठान, इसकी चर्चा की गई है। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा की गई है, मतलब बीमारियों को जादू टोना से ठीक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर है? हरिद्वार जो शहर है वो किस नदी के तट पर है? तो वो गंगा नदी के तट पर है। यहाँ पे गंगा नदी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और ध्यान देना बच्चों, जैसे इस बार 2024 का जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे लग रहा है ना, तो उसी प्रकार से उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे महाकुंभ लगता है। और हमारे पूरे भारत में जो महाकुंभ लगता है वो 4 जगह लगता है। एक तो महाराष्ट्र में, नासिक में लगता है, कहाँ पर? गोदावरी नदी के किनारे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में संगम, यानी जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है वहाँ लगता है। और उत्तराखंड में कहाँ पे? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे, पंचवर्षीय योजना अवधि है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना अवधि है कौन कौन सी? पंचवर्षीय योजना अवधि है, ठीक है। इसमें से किस साल के अंदर में 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? बताइए, 5वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि जब कोई भी साल
जब कोई भी सरकार जीत के आती है, और हमारे यहाँ पर तो सरकार 5 साल के लिए जीतती है, तो 5 साल में वो क्या क्या डेवलपमेंट करेगी, देश का क्या क्या विकास करेगी, क्या योजना बनाएगी, इसी को बोलते हैं बच्चों पंचवर्षीय योजना। तो ये बोल रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1974 से 1979। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1950 में। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1950 में। और अगर आपसे पूछ ले कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, कि हमको भैया कृषि करके अपने भारत को आत्मनिर्भर करना है, खाद्यान्न की तरफ से अपने आप को क्या करना है, आत्मनिर्भर करना है। ठीक है, तो ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, लिबर्टी, समानता, न्याय या प्रावधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रावधान। प्रावधान जैसा कोई शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं दिया गया है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी लिबर्टी, समानता और क्या बोलते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन शब्द का इस्तेमाल हमारे प्रस्तावना में किया गया है। अब प्रस्तावना से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था। ठीक है, संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को पेश किसने किया था, तो ये उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना कहाँ के संविधान से लिया गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया था। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया था। और आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना में भाषा कहाँ से ली गई थी, है ना, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। और ध्यान देना बच्चों, आपको बता दें जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को अभी तक सिर्फ केवल एक बार ही उसको संशोधित किया जा चुका है। एक बार ही उसको संशोधन किया जा चुका है। अगर आपसे पूछ ले संविधान के प्रश्न में कि प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो प्रस्तावना को एक ही बार संशोधित किया जा चुका है, यानी एक ही बार उसमें बदलाव किया गया है। कब किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और प्रस्तावना में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आपको बता दूं बच्चों, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। कब जो है हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या बोल रहा है, कब हाइडेस्पेस की लड़ाई कब आयोजित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का क्या दर्शाता है। ठीक है, लोटस और बुल, ठीक है, कमल का फूल और जो बुल यानी बैल क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म। क्या हो जाएगा भैया, जन्म हो जाएगा। क्लियर है। और ध्यान देना बच्चों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बड़े अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ भी क्वेश्चन बना है बौद्ध धर्म का। क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना कि जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, तो उस समय उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और उसके बाद 35 वर्ष की आयु को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उन्होंने 5 शिष्यों को अपना प्रवचन दिया। और जब 5 शिष्यों को अपना प्रवचन दिया, तो उस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। और फिर जब 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, तो उस घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजनाओं के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो ये विशिष्ट वृद्धि, स्वतंत्रता विकास या आदर्श विकास या समावेशी विकास, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों समावेशी विकास। ठीक है, आगे एफडीआई का विस्तार रूप क्या है। एफडीआई का क्या है, देखो ये एफडीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में बता देता हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बाहर के लोग जब हमारे देश में पैसा लगाते हैं या हमारे देश में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्या बच्चों, एफडीआई, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है। मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, कोर हो गया या वायुमंडल हो गया, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्रस्ट। पृथ्वी जहां पर हम लोग निवास करते हैं, जहां पे हमारे पेड़ पौधे, हमारे मकान वगैरह घर बने हुए हैं, जिसमें हम चलते हैं, तो बच्चे उसे कहा जाता है क्या? क्रस्ट। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो 3 चीज़ों में बटा हुआ है। एक तो ऊपरी भाग क्रस्ट, और एक मध्यम भाग मेंटल, और एक अंदर का भाग, तीसरा भाग, उसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है, मेंटल जो है बच्चों वो द्रव्य अवस्था में है, और बाकी क्रस्ट और क्रोड ये आपका ठोस अवस्था में है। ठीक है, आगे केमिस्ट्री से आपका प्रश्न है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है? तो सल्फर के लिए भैया प्रतीक क्या होता है? एस होता है। ठीक है, साइंस का ये प्रश्न है। भारत का विधि आयोग एक क्या है? भारत का विधि आयोग एक डैश है। भारत का विधि आयोग क्या है? तो वैधानिक निकाय है, या निजी निकाय है, या गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, या बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बच्चों गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चड्ढा कप खेल से संबंधित है? तो चड्ढा कप है वह किस खेल से संबंधित बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और बैडमिंटन से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनका नाम पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? बोडो, पंजाबी, खंडेशी या असमिया? तो बच्चों खंडेशी भाषा नहीं है। ठीक है, ये आधिकारिक भाषा नहीं है। आधिकारिक भाषा का मतलब होता है जिसे संविधान ने मान्यता दी है। तो अभी तक तो संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ठीक है, तो जिसमें बोडो है, पंजाबी है और असमिया है, पर खांडेशी नहीं है। ठीक है, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। आगे, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़ा है? इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, तैराकी या रग्बी? ठीक है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल, क्रिकेट और या तैराकी या कुछ भी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैराकी। ठीक है, देखो मैंने बताया था ना कि खेल और उनसे संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनको याद करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिए, बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम या तलवार? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यू इंडिया। ठीक है, और जब भी बात होती है बिपिन चंद्रपाल की, तो ध्यान देना ये गरम दल के नेता थे, और गरम दल के नेता के लिए आपको 3 चीज़ याद रखना है, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और क्या भैया? पाल। तो देखो, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से क्या है? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्रपाल। ये तीनों के तीनों जो है आपके गरम दल के नेता हैं। और ऐसे ही प्रश्न आता है कि भाई लाल, बाल, पाल में से लाल कौन है, बाल कौन है और पाल कौन है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बच्चों ध्यान देना है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच डैश से कम हो। अम्लीय वर्षा कब होती है, यानी हम किस वर्षा को अम्लीय वर्षा बोलेंगे? जब उसका पीएच मान 5.6 से कम होगा तो हम कह देंगे कि वो अम्लीय वर्षा है। आगे, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? किसी दिए गए क्षेत्र का जो पशु जीवन होता है बच्चों, उसको कहलाते हैं क्या? फौना। ठीक है, और फ्लोरा किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का राज्य पक्षी क्या है? असम का राज्य पक्षी क्या है? तो बच्चों असम का राज्य पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ठीक है, असम का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ठीक है, आगे, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है भैया? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और एक चीज़ बता दूं बच्चों, अफगानिस्तान में अभी तालिबानियों का कब्जा है। तालिबानी चला रहे हैं अफगानिस्तान को, और तालिबानियों ने अफीम की खेती को एकदम मना कर दिया है कि भैया हमारे देश में अब अफीम की खेती नहीं होगी। इस प्रकार से पूरे विश्व में अब सबसे ज़्यादा अफीम की खेती करने वाला देश अफगानिस्तान नहीं है, अब है म्यांमार। ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती करने वाला देश कौन सा है, तो बेहिचक अब आपको म्यांमार लगाना है, ना कि अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में अफीम जो है वो पूर्ण रूप से बैन हो चुका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देख लीजिए, रेलवे के प्रश्न, रेलवे के एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। ठीक है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पास की चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें अच्छी से नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको मायोपिया बोलेंगे बच्चों। इस बीमारी को क्या बोलेंगे? मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। आगे बोलते हैं, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य संबंधित है? संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा असम संबंधित है। तो देखो एक हिंट भी दे रहा है यहाँ पे, कामाख्या। आपको पता होना चाहिए बच्चों की कामाख्या मंदिर कहाँ पे है?
कामाख्या मंदिर असम में है बच्चों। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। और कामाख्या मंदिर में ही असम का बड़ा फेमस मेला है जिसको बोलते हैं अम्बुबाची का मेला, ठीक है, लगाया जाता है। और इसी अम्बुबाची का मेला के अवसर पर बिहू नृत्य किया जाता है, और तो बिहू नृत्य भी कहाँ का है? असम का है बच्चों, ठीक है। तो मेले भी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और जो राजा राम मोहन रॉय थे ना बच्चों, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सती प्रथा का रोकथाम किया इन्होंने, दास प्रथा का रोकथाम किया, बहुत बड़ा काम किया। महिलाओं के लिए जाने जाते हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, शिक्षा देने का काम किया इन्होंने, ठीक है। और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ा इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे, कार्य का एसआई इकाई क्या है? कार्य की जो एसआई इकाई है वो क्या है? जूल है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? वो जूल है। आगे बढ़ते हैं। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कैट यानी बिल्ली, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है 19 जोड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं बच्चों, ठीक है। और अनुसूची की बात करेगा तो हमारे संविधान में वर्तमान में अभी 22 अनुसूची है बच्चों, ठीक है। कितनी? 12 अनुसूची, ठीक है। 22 भाग और 12 अनुसूची हैं, ठीक है, ध्यान देना। वर्तमान में 12 अनुसूची है, 470 अनुच्छेद हैं और कम से कम 22 कितने हैं? भाग हैं। आगे, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? देखिए बच्चों, कभी भी नाम सुंदरवन आ जाए तो बेहिचक पश्चिम बंगाल लगा दीजिएगा, क्योंकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन डेल्टा और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में ही है। तो सुंदरवन से कुछ भी चीज़ आए आप तुरंत पश्चिम बंगाल लगा दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी या ऊतक विज्ञान या नेत्र विज्ञान। तो इसका हो जाएगा ऊतक विज्ञान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मत लगाइएगा, ज्ञानी जैल सिंह थे वो, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। आगे, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किव्स किस राज्य में स्थित है? ठीक है, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा, ठीक है, कीव्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र, ठीक है। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र चाहिए कितनी? 35 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बता दें बच्चों, जो गवर्नर होता है ना, राज्यपाल होता है, राज्यपाल बनने के लिए भी उम्र चाहिए कितनी? 35, ठीक है। और आपसे एक चीज़ बता दूं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 30, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25। यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा बच्चों आप, 35 वर्ष उम्र चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए, 30 वर्ष उम्र चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 उम्र चाहिए, और गाँव में प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए उम्र चाहिए कितनी? 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है भैया? तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, सबको पता है, ऐसे प्रश्न आते हैं देखो एग्जाम में, तो तैयारी आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। आगे जरा देखिए, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में नागा अर्जुन को जाना जाता है। किसको भाई? नागा अर्जुन को जाना जाता है, ठीक है। आगे, डल झील किस शहर में है? तो डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है बच्चों, डल झील, ठीक है। डल झील हो गया, शेषनाग झील हो गया, बैरीनाग झील हो गया, ठीक है, वूलर झील हो गया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, ये सब का सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, श्रीनगर। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो ये उस समय का है, अभी भी नितिन गडकरी ही है। अभी भी हमारे वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ही हैं। ये 2019 के समय में भी थे, ये आज भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CH3, ठीक है, COOH, CH3COOH, ठीक है। ये कोह लिखा हुआ है तो कोह नहीं पढ़ेंगे बच्चों इसको, CH3COOH, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये देखो, यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं, 50 प्रश्न आपके जीके से कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से पूरा एनालाइज कर लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।